बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राजा ज़ीशान हालिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 9 एसएनसी सीरीज का चैप्टर 2। और ये है चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज साइंस ऑफ मोशन एंड फोर्स। इसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स होती क्या चीज़ है कि फिजिक्स की वो फील्ड जिसमें हमने ये स्टडी करना है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है, उस फोर्स के एक्ट करने की वजह से वो मूव कर रहा है, किस तरह मूव कर रहा है, उसका पैथ किस तरह का है, उसका पैटर्न क्या है। साइंटिफिकली इसको हम यू डिफाइन करेंगे। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स की वो शाखा है दैट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करती है, एंड द फोर्सेस दैट चेंज इट, और उन फोर्सेस को स्टडी करती है जो इसको चेंज कर रही होती है। अब अगर देखा जाए कि मैकेनिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, तो उसमें मैकेनिक्स की दो ब्रांचेस हैं। एक है काइनेमेटिक्स और दूसरी डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम ये देखेंगे कि एक बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्ट तो कर रही हैं, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि फोर्सेस क्यों एक्ट कर रही हैं। हम जस्ट इतना स्टडी करेंगे कि बॉडी मूव कर रहा है, किस पैटर्न से कर रहा है। और डायनामिक्स में हम देखेंगे कि एक बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका क्या क्या इसके ऊपर असर होगा। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया, जितना लर्न किया, उसके मतलब अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन बने तो वो ये होगा कि डिफाइन मैकेनिक्स, राइट इट्स ब्रांचेस। इसके ब्रांचेस के नाम लिखें, मैकेनिक्स की डेफिनेशन करें। तो आपने जिस तरह ये पैटर्न इसके ऊपर लिखा हुआ है, सेम इसी तरह आपने इसको कॉपी करके ऊपर लिख देना है अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। जैसे हमने अभी स्लाइड में पीछे पढ़ा कि काइनेमेटिक्स क्या है, कि काइनेमेटिक्स में हम ये नहीं देखते कि फोर्सेस असर कर रही हैं, किस तरह कर रही हैं, एक्ट किस तरह कर रही हैं। हम जस्ट ये देखेंगे कि वो बॉडी किस तरह मूव कर रहा है। जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, के ऑब्जेक्ट्स की मोशन की स्टडी है विदाउट रेफरिंग टू फोर्स, जिसमें फोर्स का हवाला नहीं दिया जाता। इसकी एग्जांपल है कि अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। कि एक कार स्पीड उसकी कितनी दी गई है, 60 किलोमीटर, और कितना टाइम दिया गया, 2 आवर्स का। तो अब इसमें अगर गौर किया जाए, इसमें हमें स्पीड दी गई है, टाइम दिया गया है, डिस्टेंस हम इससे निकाल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं बात कर सकते कि इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, क्योंकि हमने उसकी बात ही नहीं की, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। इसी तरह काइनेमेटिक्स में हम किसी भी फोर्स को रेफर नहीं करते। डायनामिक्स, तो जैसा कि डायनामिक्स में हमने कहा कि इसके अंदर हमने फोर्सेस को भी देखना होता है कि कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और बॉडी किस तरह मोशन कर रहा है, उसके मोशन के ऊपर क्या असरात होंगे। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं, कार एक्सेलरेट्स, एक कार एक्सेलरेट करती है यानी उसकी स्पीड बढ़ती है, बिकॉज द इंजन अप्लाइज अ फोर्स, एक इंजन फोर्स अप्लाई करता है, दैट ओवरकम फ्रिक्शन, जो ग्राउंड की फ्रिक्शन के ऊपर हावी हो जाती है। जब वो हावी हो जाएगी ग्राउंड की फ्रिक्शन के ऊपर, तो वो बॉडी मूव करेगा और ज़्यादा स्पीड से मूव करता जाएगा, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर ओवरकम करता जाएगी फोर्स। इन दिस केस वी आर एक्सप्लेनिंग, इस केस में हम देख रहे हैं कि व्हाई द मोशन चेंजेस बाय एनालाइजिंग, मोशन क्यों चेंज हो रही है, एनालाइज करके। क्या चीज एनालाइज करके, द फोर्सेस काजिंग एक्सेलरेशन, कि जोन सी फोर्सेस एक्सेलरेशन का काज कर रही हैं, उसका सबब बन रही हैं, उनको डिस्कस करके, उनको एनालाइज करके। तो अभी तक हमने इस स्लाइड में जो अपना एक क्वेश्चन कवर किया वो ये था कि डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस राइट करें। आपको पेपर में क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि डिफाइन काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। इसमें आप दोनों पैटर्न से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उसमें एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो कोई इतना इशू नहीं होगा, अगर आप एग्जांपल लिख लेते तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, एक अच्छा इंप्रेशन आता है। स्केलर्स, अब इस चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन सी हैं, क्वांटिटीज कौन सी हैं, उनको किस तरह हम क्लासीफाई कर सकते हैं।
तो फर्स्ट जो टर्म्स है वो है स्केलर्स। क्या हम डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारी इस तरह की चीजें आती हैं कि जिनमें हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जैसे आप दुकान पे जाएं, आप कहें कि हमें 5 किलो चीनी चाहिए, आप उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, आप जस्ट एक स्पेसिफाई कर रहे हैं चीज, उसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दो चीजें होंगी, एक तो नंबर और दूसरा उसका यूनिट। जैसे 5 kg, कि 5 तो उसका नंबर आ गया और किलोग्राम उसका यूनिट है। स्केलर्स में हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती। जैसा कि हम इसको डिफाइन करेंगे, अ स्केलर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर वो फिजिकल मिकदार है विच कैन बी डिस्क्राइब, जिसको हम मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर कर सकते हैं कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड से। इसकी एग्जांपल्स मास, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, टेम्परेचर, इन तमाम मिकदारों में हमें डायरेक्शन ज़रूरी नहीं होती। और इसके हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो अप्लाई कर सकते हैं वो ये हैं कि हम इन वैल्यूज को, इन क्वांटिटीज को सिंपल मैथमेटिकल फार्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। वेक्टर्स, वेक्टर क्या चीज है कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिनमें डायरेक्शन चाहिए होगी। अ वेक्टर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी व्हिच नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट कंप्लीटली। जैसा कि हमने अगर किसी को डायरेक्शन बतानी हो तो हम उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वो हमसे पूछ ले कि वो किस तरफ होगा, तो हम उसको इशारा करके कहते हैं कि भाई इधर से नॉर्थ है, इधर से साउथ है। तो इसी तरह हमें कुछ क्वांटिटीज ऐसे होती हैं जिनमें डायरेक्शन चाहिए होती है कि वो अपवर्ड, जिस तरह एक फोर्स हम बात कर लेते हैं एग्जांपल्स उसमें, कि फोर्स एक एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल है कि वो अपवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, राइट एक्ट कर रही है या लेफ्ट एक्ट कर रही है, हमें उसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना जरूरी होता है। इसके कुछ और मजीद एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड वेट। वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह वो हम आगे डिस्कस करेंगे उनकी डायरेक्शंस वगैरह को। इसके मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें एक स्पेशल अलजेब्रा यूज करना पड़ता है जिसको वेक्टर अलजेब्रा भी कहते हैं। और उसका सबसे कॉमन मेथड जो है वो है हेड टू टेल रूल। हम इसी लेक्चर में इंशाल्लाह आगे जाके इस चीज को कवर करेंगे कि हेड टू टेल रूल एक्चुअली है क्या। तो आज हमने अभी जो सा क्वेश्चन पढ़ा वो इसमें जो रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे वो ये थे कि डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर्स, के स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन लिखें। उसके अलावा आपकी एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि राइट 4 एग्जांपल्स ऑफ ईच स्केलर एंड वेक्टर, स्केलर और वेक्टर दोनों की 4 4 एग्जांपल्स लिखनी होंगी, जस्ट एग्जांपल्स के नाम। लेकिन अगर आपको पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो काइंडली आप इसकी डेफिनेशन के साथ इसकी एग्जांपल लिख लीजिएगा। और इससे का हमारे ऊपर क्वेश्चन एक और मजीद लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स, स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको स्केलर्स और वेक्टर्स का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जैसा कि हमने ये देखा कि वेक्टर स्केलर से काफी हद तक डिफरेंट है, तो फिर उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड भी डिफरेंट होगा। तो अब हम देखेंगे कि वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के बेसिकली दो मेथड हैं, सिंबॉलिकल एंड ग्राफिकल। सिंबॉलिकल में हम सिंबल्स के जरिए उसको जाहिर करते हैं वेक्टर्स को, और ग्राफिकल में हम ग्राफ बनाकर यानी कुछ ड्राइंग्स वगैरह के जरिए, कुछ एरोज, कुछ लाइंस के जरिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, के वेक्टर्स को कैसे सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर बुक में लिखना चाहते हैं, कंप्यूटराइज राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप उनको बोल्ड फेस यूज करेंगे, यानी आप उनको थोड़ा नुमाया लिखेंगे, ठीक है, मार्कर के साथ वगैरह। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ABFD, ये काफ़ी मोटे हरूफ लिखे गए, बोल्ड फेस लिखेंगे, जबकि जो अंदर और वर्ड है वो उनसे बारीक लिखा दिखाई दे रहा है। इसी तरह अब हमें पता है कि हम अगर देखें पेपर में अगर करते हैं, अगर हमें 10 दफ़ा वेक्टर करना पड़ता तो हम 10 दफ़ा मार्कर यूज़ करेंगे, नहीं, हम जब मैनुअली हैंड रिटन लिखेंगे तो हम उसको बोल्ड फेस की बजाय उसके ऊपर एरो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे ये A वेक्टर, A एरो, V एरो, F एरो एंड D एरो। और अगर आपने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखनी हो, जैसे आप एक फोर्स की वैल्यू बता रहे हो 50 न्यूटन, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि किस डायरेक्शन में, हालांकि हमें ये जरूरी होता है कि डायरेक्शन बताना, लेकिन उसको जस्ट हम उसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू ले रहे हैं, तो हम उसको थोड़ा इटैलिक लिखेंगे, यानी थोड़ा तिरछा करके, थोड़ा टेढ़ा। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़ा वो ये था कि वेक्टर्स को सिंबॉलिकली हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड सिंबॉलिकली। अब जो सेकंड मेथड है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स।
कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं जिसके एक एंड पे एरो होता है। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे आपको ये एरो नजर आ रहा होगा, वी वेक्टर है। अब इसकी जो लेंथ है, द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल, की जो स्केल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, जैसे कि अगर हम देखें 10 न्यूटन है या 100 न्यूटन, अगर आप एग्जांपल फर्ज कर ले, हम कर रहे हैं सिलेक्ट, तो 100 सेंटीमीटर का तो हम ग्राफ बनाने से रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर 100 न्यूटन के लिए हमें जस्ट 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी होगी। तो हम ये कहेंगे द लेंथ ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अकॉर्डिंग टू सुटेबल स्केल, की जो इसकी लेंथ होगी वो हमें उसकी मैग्नीट्यूड बताएगी उसके स्केल के लिहाज से। उसके बाद हम ये सेकंड चीज आती है डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज डिस्क्राइब्ड विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस। रेफरेंस एक्सिस ये x और ये y, इनके हिसाब से बताई जाती है ऑफ्टन यूजिंग एन एंगल, जिसमें उसको एक एंगल दिया जाता है थीटा, उसके लिहाज से हम देखते हैं द एंगल इज थीटा इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज हम उसको मेजर करते हैं फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस, एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, यानी एक्स एक्सिस अगर देखें ना तो ये साइड है पॉजिटिव उसकी, तो हम इधर से उसको मेजर करना स्टार्ट करते हैं। दिस गिव्स द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इन द प्लेन, तो फिर प्लेन में जो इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन होती है वो हमें बता देता है। तो हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा वो ये है कि हाउ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, के वेक्टर्स को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है कि हमने ऑपरेशंस इसके पढ़े थे कि हम वेक्टर्स को सिंपल मेथड से ऐड नहीं कर सकते, तो उसका एक मेथड ग्राफिकल मेथड है, ठीक है, जिसमें हम ग्राफ ड्रा करके वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल से स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि उसके कुछ टर्म्स, रिजल्टेंट वेक्टर क्या चीज होती है। रिजल्टेंट निकला है, रिजल्ट से वेक्टर, यानी जब वेक्टर्स का रिजल्ट निकलेगा तो वो क्या होगा, वो वेक्टर हमें एक्चुअली तमाम फोर्सेस या तमाम वेक्टर्स का सम बताएगा कि अगर हम सबको वन बाय वन अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हमारी क्या डायरेक्शन होगी। इस तरह हमें वो एंगल्स भी यानी वैल्यूज भी बताएगा कि हाँ भी अगर पहले इसकी वैल्यू इतनी है, इतनी वैल्यू इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो ओवरऑल कितनी वैल्यू हमारे पास, कौन सी ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है, वगैरह वगैरह। तो हम ये कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सिंगल वेक्टर, ये वो वाहिद वेक्टर होता है ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टू और मोर वेक्टर टुगेदर, जिसमें दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। इट हैज द सेम कंबाइंड इफेक्ट, इसका कंबाइंड इफेक्ट सेम होता है एज ऑल द इंडिविजुअल वेक्टर्स बीइंग एडेड, जैसा कि पहले सारे अलग अलग करके जब ऐड किए जाते हैं तो उनका जो असर होगा वो इस अकेले का ही होगा। दूसरा चीज जो मेथड है जो हमने यहाँ पे यूज करना है वो है हेड टू टेल रूल। ग्राफिकल मेथड जो हम आप इस क्लास में स्टडी करेंगे वो है हेड टू टेल रूल। अब वो क्या है, वो ये है कि टू ऐड अ नंबर ऑफ वेक्टर्स, का जब नंबर्स को हमने ऐड करना होता है, रीड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस, उनकी रिप्रेजेंटेटिव लाइंस को ड्रा करें सच दैट द हेड ऑफ वन लाइन कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ अदर, के उसकी एक ही हेड के ऊपर दूसरे की टेल आ जाए। द रिजल्टेंट वेक्टर इज गिवन बाय अ सिंगल वेक्टर, जो रिजल्टेंट होगा वो सिंगल वेक्टर होगा विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट, जो फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट के हेड तक जाएगा, और टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो अभी हमने इस टॉपिक के अंदर, इस स्लाइड के अंदर हमने दो शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व किए, स्टडी किया उन्हें कि डिफाइन रिजल्टेंट वेक्टर होता क्या है, एंड स्टेट हेड टू टेल रूल, जो रूल होते हैं उनको स्टेट किया जाता है, उनको डिफाइन नहीं हम कह सकते। अब हमने जो पीछे टॉपिक स्टार्ट किया हेड टू टेल रूल, वो एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि स्टेट हेड टू टेल रूल की डिफाइन लिखें या स्टेट करें उसे। एक्सप्लेन हाउ टू ऐड वेक्टर यूजिंग हेड टू टेल रूल, अब उसको एक्सप्लेन भी करना है। अगर हमें हेड टू टेल रूल शॉर्ट में आता है तो हमें जस्ट उसकी वो स्टेटमेंट लिखनी होगी, लेकिन अगर हमें वो लॉन्ग में आता है तो हमने उसको एक्सप्लेन कुछ यूँ करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी ना एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने दो वेक्टर लिए, एक v1 और एक v2, जो एंगल थीटा 1 डिग्री और थीटा 2 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के साथ। हमने एक स्केल लिया और हमने उनको ड्रा कर लिया। अब अगर हमने इनको ऐड करना है तो हमें वेक्टर्स को अरेंज करना होगा टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर इस तरह के, द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर एट द हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, कि अगर हम देखें v1 ये है और हमने v2 को उठा के इसके हेड के ऊपर इस तरह लगाया कि v2 की टेल फर्स्ट v1 के हेड के ऊपर लग रही है। At the head of the first vector, this process continued for all vector to be added, और ये तब तक हम करते जाते हैं जब तक हमारे सारे वेक्टर ऐड ना हो जाए। जैसे देखिए हमारे पास दो ही वेक्टर थे तो हमने दो वेक्टर को इस तरह लिखा, अगर हमारे पास तीन हो गए तो हम तीन को कर सकते हैं, चार हो तो चार को कर सकते हैं।
द रिजल्टेंट वेक्टर इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। हमने फर्स्ट वेक्टर की टेल से लेके सबसे लास्ट वाले वेक्टर के हेड तक हम उसको लेके गए, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। दिस वेक्टर रिप्रेजेंट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स एडेड टुगेदर। तो जितने भी वेक्टर ऐड किए गए होंगे इनका ये रिजल्टेंट शो करवाएगा, कंबाइंड इफेक्ट को शो करवाएगा। अब हमने इसकी वैल्यूज भी निकालनी है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड इस तरह निकालेंगे जैसे हमने पहले बात की कि जो शेप हमने ड्रा करनी है वो सूटेबल स्केल के हिसाब से करनी है। अब क्योंकि स्केल तो हमारा है तो हम उस स्केल के हिसाब से इस v की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी बन रही है, और जो एंगल डायरेक्शन होगी वो हमें एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो रेफरेंस एक्सिस के साथ स्टार्ट होता है उससे वो वैल्यू मिल जाएगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज मेजर्ड डायरेक्टली बाय सूटेबल स्केल and the direction is angle theta degree with x axis which can be found using basic geometric और trigonometric method, जिसको हम basic geometric और trigonometric method से हम इसको solve कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने कुछ मेन चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने पढ़ा कि मैकेनिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है। उसके बाद हमने क्वांटिटीज पढ़ी कि क्वांटिटीज कितने टाइप की होंगी। तो हमने कहा क्वांटिटीज दो टाइप की होंगी, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, कि वो क्वांटिटीज जिनको डायरेक्शन चाहिए होती है उनको हम वेक्टर कहेंगे, और जिनको डायरेक्शन नहीं चाहिए होती उनको स्केलर्स कहेंगे। फिर हमने ये कहा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड थे, सिंबॉलिकल एंड ग्राफिकल। सिंबॉलिकल में हमने देखा कि वेक्टर को ऐड करने के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उनको बोल्ड फेस लिखते हैं टेक्स्ट बुक में, और अगर नोटबुक में आपने लिखना हो तो हम उसके ऊपर एक एरो लगा देते हैं, और अगर आपने उसकी मैग्नीट्यूड जस्ट शो करनी हो तो उसको इटैलिक्स लिखेंगे। इटैलिक्स में लिखेंगे मतलब तिरछा करके लिखेंगे। उसके बाद हमने जो मेन चीज कवर की वो ये था कि हेड टू टेल रूल क्या है, ग्राफिकल मेथड टू ऐड द वेक्टर्स, हेड टू टेल रूल। तो हमने सबसे पहले रिजल्टेंट की डेफिनेशन लिखी कि रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिस कंबाइंड इफेक्ट को शो करता है। फिर हमने कहा कि हेड टू टेल रूल क्या है। हेड टू टेल रूल ये है कि आप एक वेक्टर ड्रा करें, उसके हेड के ऊपर दूसरा वेक्टर इस तरह ड्रा करें कि टेल आ जाए दूसरे की, फिर इस तरह दूसरे के हेड के ऊपर तीसरे की टेल आए, तीसरे के हेड के ऊपर चौथे की, एंड सो ऑन, जब तक आपके सारे वेक्टर कंप्लीट नहीं हो जाते। और रिजल्टेंट हम इसका कैसे निकालेंगे, आप फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट के हेड तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देंगे जो हमारे पास रिजल्टेंट होगा। अब इसके हम वैल्यू निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, हम जैसे कि हमने सूटेबल स्केल सेलेक्ट किया होता है, हम उस स्केल के मुताबिक ही वैल्यूज इसकी निकाल के हम ये बता देंगे कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है। और डायरेक्शन बताने के लिए हम ज्योमेट्रिक पैटर्न वगैरह यूज करके हम इसकी डायरेक्शन थीटा बता सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल पे है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, जो से हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े कि मैकेनिक्स, उसकी ब्रांचेस एंड स्केलर्स एंड वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेस्ट एंड मोशन, और तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।